Hello, friends. Good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. आज की न्यूज़पेपर में हमें मोस्टली बजट मिलेगा एंड रिमेंबर वन थिंग कि बजट को फर्स्ट थिंग इज बॉल बाय बॉल कमेंट्री मत पढ़िए, ठीक है। एडिटोरियल्स में आपको इस तरह के अपने अपने अलग ओपिनियन मिलेंगे एक्सपर्ट्स के, बट दैट इज नॉट व्हाट योर एग्जाम डिमांड्स फ्रॉम यू एग्जैक्टली। ओके, रही बात बजट की, उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि किस में क्या हुआ है, क्या नया लाए लेकर आए, क्या एलोकेशंस किस में कम किए, किस में बढ़ाएं। बट यहाँ पर कीपिंग द पॉजिटिव ऑफ टाइम इन द माइंड, हम लोग यहाँ पर जो उनके कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे। जैसे वेंचर कैपिटल फंड के बारे में जानेंगे, एंजल टैक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, राइट। एंजल टैक्स जैसे अबॉलिश कर दिया गया है, वेंचर कैपिटल फंड के लिए कुछ न्यू प्रोविजन लेके आए, इन चीजों के बारे में जानेंगे। बाकी बजट हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे और इंडियन एक्सप्रेस सॉरी सॉरी इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे सेपरेटली, ठीक है। अगेन कीपिंग ओनली आवर एग्जाम इन माइंड, ठीक है। बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं करनी है। इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ाए हैं घटाए हैं, दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न, राइट। इनकम टैक्स में कुछ कट मिले, गवर्नमेंट का कहना है कि 17,500 रुपीज तक की सेविंग एनुअल करने का मौका मिलेगा इससे टैक्स पेयर को। फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था उसको थोड़ा सा और टाइट किया है कि हम इसको 4.9% तक अचीव कर लेंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो इनकम टैक्स रेट कट वर्थ अप टू 17,500 रुपीज अ ईयर। सो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है ज्यादा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक टर्म एक्रोनिम कॉइन किया है, एम्प्लॉयमेंट, तो इसको अपने आंसर में जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्पेल्स आउट टू एम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन, M for micro, small and medium enterprise, P for productivity, land, opportunities, youth, middle class, energy security, न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि इस बजट में कहीं भी न्यू जनरेशन रिफॉर्म जैसी कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलती है, प्रोबेबली ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कि आप उतनी मेजोरिटी के साथ नहीं आए हो। और ज्यादातर जो फंडिंग दी गई है वो इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार को दी गई है, और आंध्र प्रदेश को जो फंडिंग मिली है उस वजह से बाकी के सदर्न स्टेट्स जो हैं वो जरूर थोड़े से नाराज हैं कि इतना भेदभाव क्यों, कि ऑपोजिशन लेड स्टेट है तो फिर उसमें एलोकेशन आपने कम किया है। हालांकि आज के टाइम में अगर आप ऑनेस्टली देखेंगे तो बजट का उतना ज्यादा रेलेवेंस बनता नहीं है इन अ मार्केट डिटरमिन्ड इकोनॉमी। ये तब तक ठीक था जब तक कि हम लोग प्री 1991 एरा में थे, ठीक है, तब बहुत मैटर करता था। अब उतना ज्यादा मैटर वैसे भी नहीं करता है। एनीवे, नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन पेटिशंस टू कैंसिल नीट। तो यहाँ पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर वाइज और सिटी वाइज हमारे पास जो डेटा आया उससे ऐसा तो कुछ नहीं दिखता कि कोई अ, बड़ा पेपर लीक जैसे इंसिडेंट्स हैं। दो सेंटर पे जो थोड़े से डाउट्स हैं उसको लेकर कुछ क्लैरिटी दी जा सकती है, बट फिलहाल के लिए काउंसलिंग आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ा इशू इसमें जो था ना वो ग्रेस मार्क्स को लेकर था, क्योंकि ये बहुत ओपेक मैनर में दिए जाते हैं। तो ये मेन कंसर्न था। नीट कैंसिल करना इसका सॉल्यूशन नहीं है, बट जो एनटीए की फंक्शनिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क था। एंजल टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप नेक्स्ट, ठीक है, तो ये खत्म करके इन्होंने ठीक किया है, स्क्रैपिंग द कंटेंशियस angel tax on foreign investment received by such enterprise, a development that is expected to ease their funding cost. ना एंजल टैक्स क्या है कि जैसे अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ऑब्वियसली शुरू में कुछ कैपिटल चाहिए, राइट। अब कोई अगर मेरे पास कैपिटल लेके आता है कि चलिए मैं आपकी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कोई फॉरेनर, तो फिर उस पर गवर्नमेंट टैक्स मांगती थी, ठीक है। तो फिर उस वजह से क्या हो रहा था कि ये जो इंसान कैपिटल लेके आ रहा है वो कहता था कि ये तो मेरा ऑलरेडी बाइट मनी है, इस पे भी मैं अगर टैक्स दूंगा तो फिर मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। तो इससे नुकसान हो रहा था ऐसे न्यू स्टार्टअप्स को। देखिए, इसमें गवर्नमेंट का एक कंसर्न भी जेन्युइन था कि इस वजह से क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इंसिडेंट्स काफी दिख रहे थे कि लोग अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर रहे थे स्टार्टअप्स में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है हम इसको खत्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन दोनों एक्ट्स में ऐसे प्रोविजंस ऑलरेडी हैं जो इस तरह के यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है इसकी मदद से उसको रोकेगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ड्यू टू एबॉलिशन, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बट इनका कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉस ऐसे हैं जो इसको रोक सकते हैं, तो हम अलग से एंजल टैक्स नहीं लगाना चाहते। चलिए एंजल टैक्स को जान लेते हैं अच्छे से कि आखिर ये है क्या। First is it is a tax levied on capital raised by unlisted companies. Now focus on this unlisted company, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर मैं एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुझे एक कैपिटल चाहिए 100 करोड़ की, कोई इन्वेस्टर लेकर आता है वो पैसे कि मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, तो इस पे जो उसको टैक्स लगता है, ठीक है, जो कैपिटल मैंने रेज किया, और प्रोवाइडेड कि मेरी कंपनी अभी अनलिस्टेड होनी चाहिए,
कि लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, अनलिस्टेड होनी चाहिए। तो मैंने जो कैपिटल रेज किए उस पे जो टैक्स लगेगा उसे हम कहते हैं एंजल टैक्स। थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स व्हेन द शेयर प्राइस इज कंसिडर्ड हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। अब मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी एक न्यू कंपनी, इसके शेयर्स की वैल्यू उतनी नहीं हो सकती जिसको हम लोग कहें कि फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि मेरी कंपनी, चलिए मेरा पहले से नाम है या इमेज है जो भी है, उसके बाद मैं शेयर रेज करता हूं और मैं अपनी प्राइस रखता हूं 100 रुपीज पर शेयर। लेकिन ये उतनी ज्यादा, उतनी प्राइस नहीं है जितनी की होनी चाहिए, थोड़ा ओवर ओवर करके मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब शेयर प्राइस ज्यादा हायर हो जाए विद रिस्पेक्ट टू फेयर मार्केट वैल्यू, जितनी की वैल्यू होनी चाहिए मेरी कंपनी की, उससे ज्यादा अगर शेयर बिक रहा है, अभी शेयर अगर 1000 रुपए में बिकने शुरू हो जाए, 1000 रुपीज पर शेयर, तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो हायर प्राइस पे शेयर बिके हैं उस पे जो कैपिटल लगाई जाएगी, जो टैक्स लगाया जाएगा, दिस टैक्स इज अप्लाइड टू द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू एंड इज ट्रीटेड एज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास आए फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, ये जो 900 रुपीज जिस पे ज्यादा पे चले गए मेरे शेयर्स, इस पे इसको माना जाएगा कि ये मेरी इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेज और इस पे मुझे टैक्स देना होगा। राइट, पर्पस क्या था इसका? इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में टू कर्ब द मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें हो क्या रहा था कि मैंने एक कंपनी बनाई है जिसकी अभी उतनी वैल्यू है ही नहीं मार्केट में, लेकिन मेरे शेयर्स फिर भी 1000 रुपीज में बिक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर आ रहा है शेयर्स खरीदने, वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है, यहाँ पे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है? उसके कन्वर्ट होने थे सिर्फ 100 रुपीज, लेकिन कितने कन्वर्ट हो रहे हैं? 900 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये कंपनी के आर्टिफिशियली शेयर्स को ऊंचे दामों पे ऊंचे दामों पे खरीद रहा है ताकि दिखाया जा सके कि अब ये मेरा मनी हो जाएगा व्हाइट। सो 2012 में लेकर आए थे टू कर्ब द मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। द टैक्स इज एम टू प्रिवेंट द इन्फ्यूजन ऑफ अनअकाउंटेड फंड्स अंडर द गाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी implications क्या हुए? फर्स्ट, challenges. The startups often face the challenges as the valuation can be subjective. क्योंकि देखिए अभी मैंने नया स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि मेरी कंपनी की वैल्यू क्या होगी? अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में एक स्टार्टअप है ये, ठीक है, क्या फेयर प्राइस होगी मेरे शेयर की? तो ये डिटरमिन करना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता था, ये सब्जेक्टिव होता था कि कैसे आप डिटरमिन करोगे। इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर पोटेंशियल रादर देन द करंट मार्केट बेंचमार्क। राइट, अगर आज कोचिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम कर रही है या गवर्नमेंट जॉब ज्यादा आना शुरू हो जाए या प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही तो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आ रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे ओनली आईएएस में आया पीडब्ल्यू इन्वेस्ट करने, ये क्यों? क्योंकि उसको लगा कि फ्यूचर में पोटेंशियल है इसका। राइट, हाई टैक्स बर्डन्स ऑन जेन्युइन इन्वेस्टमेंट कैन डिटर इन्वेस्टर्स। लेकिन अब सारे तो ऐसे नहीं है जो ब्लैक मनी को बाइट करने आए स्टार्टअप्स के पास, कुछ जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि ये कंपनी या ये जो कंसेप्ट लेकर आई है एक स्टार्टअप, ये ग्रो होगा। जैसे स्पेस सेक्टर में काफी सारे स्टार्टअप्स लेकर आए जिन्होंने, ठीक है, अभी सैटेलाइट भी लॉन्च किया, उन्होंने रॉकेट भी बनाया। तो ये जो हमारे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं स्पेस सेक्टर में, तो हो सकता है इनका पोटेंशियल दिख रहा है हमें कि ये ग्रो करेंगे कल को, और गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है इसरो, तो इनमें पोटेंशियल है, तो वहां पर जेन्युइन इन्वेस्टर जा रहा है। लेकिन क्योंकि आपने एंजल टैक्स लगा दिया तो इन्वेस्टर सोच रहा है कि मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, टैक्स पहले लग रहा है। राइट, तो फिर ऐसे में वो डिटर करता है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। Next is valuation dispute. The valuation method and assessment can lead to dispute between the startup and tax authorities. अब यहाँ पर आप कैसे डिटरमिन करोगे कि आपकी एक न्यू स्टार्टअप है उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? तो वो अल्टीमेटली एक डिस्प्यूट हो जाता है स्टार्टअप और टैक्स अथॉरिटीज के बीच में, और फिर अल्टीमेटली कोर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स वो चलती रहती है, कॉजिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेन ऑन फ्लेजिंग बिजनेस। Exemption and relief. तो DPIIT certification. Startup certified by DPIIT, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade. ठीक है, अगर वहां से सर्टिफाई हो जाता है आपका स्टार्टअप तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाता था फ्रॉम एंजल टैक्स, प्रोवाइडेड दे मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया इंक्लूडिंग लिमिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड टर्नओवर। Second is budget announcement. Recent budget proposed measure to ease compliance and provide clarity on valuation methodologies to reduce the burden on startup. ये लास्ट बजट में किए गए थे, लेकिन इस बार फाइनली इस बजट को अबॉलिश कर दिया गया है, बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? Recent development, Indian government has been working on to create a more favorable environment for startups by revising norms and providing exemptions to DPIIT recognized startups to foster innovation and entrepreneurship without undue burden of angel tax.
ठीक है, कंक्लूजन रिमार्क में यू कैन राइट दैट एंजल टैक्स विच इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग हैज पोस्ट challenges for startups in India. Efforts by government to provide exemption and clarify regulations aim to balance the need for tax compliance with fostering conducive environment for startup growth. ठीक है, सो इसलिए मैं आपको आज का इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ ताकि सॉरी कंक्लूजन देने लगा हूँ ताकि आप एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन दोनों चीज ऑलरेडी रेडी रखें पहले से। ठीक है, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था डेफिनेशन में, और इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा बताता हूँ आप या तो डिफाइन कर दीजिए या फिर उसका सोर्स बता दीजिए या फिर कोई डेटा से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ न्यूज एनालिस्ट के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी और बेटर होती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज के। ऑलराइट, next is with listed respect to unlisted bonds, debentures, debt, mutual funds to attract capital gain tax. अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास दो चीजों में फर्क समझिए। एक तरफ है हमारी लिस्टेड कंपनीज, दूसरी तरफ है हमारी अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, ये आप कह लीजिए कि लिस्टेड एसेट्स एंड अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स। अब लिस्टेड एसेट्स अगर आप 1 साल से ज्यादा अपने पास रखते हो उसके बाद सेल आउट करते हो तो उसे माना जाएगा लॉन्ग टर्म, और अगर 1 साल से कम रखते हो आप तो उसको माना जाएगा शॉर्ट टर्म। राइट, अनलिस्टेड की जब बात आती है तो अनलिस्टेड में एक तरफ है आपके फाइनेंशियल एसेट्स, जहां पे हमने फाइनेंशियल की बात की है, लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स। एक तरफ अनलिस्टेड में हमारे पास एक तरफ होंगे फाइनेंशियल एसेट्स एंड यहां पर होंगे ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। अनलिस्टेड की बात जब कर रहे हैं हम लोग तो यहां पर कंडीशन होती है कि आप इनको एटलीस्ट 24 मंथ्स या मोर देन 2 ईयर्स रखेंगे तो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे, अगर 2 ईयर से कम है तो शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। यही कंडीशन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए भी वैलिड है और फाइनेंशियल एसेट्स के लिए वैलिड है। ये इन कंटेक्स्ट ऑफ अनलिस्टेड और ये इन कंटेक्स्ट ऑफ लिस्टेड। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसको बढ़ा के 10% से कर दिया है 12.5%, एंड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको बढ़ा के कर दिया है 15% से 20%। ओके, अब ये शॉर्ट टर्म पे इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, लॉन्ग टर्म पे कम रखते हैं, क्यों? ताकि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जा सके कि आप शॉर्ट टर्म या आप लॉन्ग टर्म टाइप की चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है? और उसके अलावा बाकी ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं इनका कुछ मैटर नहीं करता, अनलिस्टेड बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो या डेट म्यूचुअल फंड्स हो या फिर मार्केट लिंक डिबेंचर्स हो, इरिस्पेक्टिव कि आपने कितने साल के लिए उनको अपने पास रखा है, उन पे कैपिटल गेन लगता ही है। ओके, जो भी उनका रेट फिक्स किया जाएगा। तो एटलीस्ट दिस विल रिड्यूस द वोलेटिलिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो वोलेटाइल होता है कि लोग हर साल बेचते रहेंगे खरीदते रहेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो तो एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी होती है। तो दिस विल रिड्यूस द वोलेटिलिटी, रेज टैक्स रेवेन्यूज एंड हैव लॉन्ग टर्म फोकस। ये सब आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते क्या है, बाकी कितना परसेंट लग रहा है, क्या लग रहा है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। ठीक है, एंजल टैक्स का कंसेप्ट समझना जरूरी था, क्योंकि इससे हमारे स्टार्टअप देखिए, हम बोलते हैं कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, बट द फैक्ट इज कि मोर देन 1/3 स्टार्टअप क्लोज हो जाते हैं हर साल। ठीक है, और जो चल भी रहे हैं दे आर अंडर हैवी लॉस, इंक्लूडिंग योर अन अकेडमी, इट इज गोइंग अंडर हैवी लॉस। अभी थोड़े दिन पहले मुंजाल का स्टेटमेंट था दैट वी आर लुकिंग फॉर अ बायर या फिर एटलीस्ट इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहे अन अकेडमी में। इवन दे आर गोइंग अंडर ह्यूज लॉसेज। बजट प्रपोज टेक प्लेटफॉर्म, एक टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा टू बूस्ट आईबीसी, एंड उसके लिए फिर जो केसेस आते हैं एनसीएलटी में जाते हैं तो वहां पर और ज्यादा एनसीएलटीज बनाए जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स, ताकि इनको रिजॉल्व कर दिया जा सके जल्द से जल्द। अब जीएसटी एंड आईबीसी ये दो बड़े रिफॉर्म माने गए थे अंडर दिस मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, पहले की, बट व्हाट हैपन इज कि आईबीसी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं। हमने काफी देखा कि रिलायंस का हमने केस देखा था, 48,500 करोड़ रुपीस का लोन लिया जाता है और 450 करोड़ रुपए ही सिर्फ आप रिकवर कर पाते हो। मोर देन 99% आपने हेयर कट ले लिया बैंक में। ओके, तो आईबीसी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है, बट हम लोग आईबीसी कोड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कोड इनेक्ट किया गया था 2016 में टू स्ट्रीमलाइन एंड कंसोलिडेट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन इंडिया। इट एम्स टू रिजॉल्व द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी इन टाइम बाउंड मैनर, क्योंकि इससे इस एक्ट के आने से पहले 5-5 6-6 साल तक वो प्रोसीडिंग्स चलती रहती थी इसकी इंसॉल्वेंसी की, एंड इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय क्रिएटिंग ए मोर प्रिडिक्टेबल एंड एफिशिएंट बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था दैट जस्ट अ सेकंड,
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। सबसे पहले जरूरी था कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो, 5 से 6 साल तक ये प्रोसीडिंग चलती रहती थी, वो ठीक नहीं था। इट प्रोवाइड्स a structured timeline 180 to 270 days for resolving insolvency cases to ensure timely resolution. सेकंड, मैक्सिमम एसेट वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा एसेट वैल्यू निकाल सको, जैसे ये रिलायंस का केस है। इतने करोड़ का आपने लोन लिया, उसके बाद आपने कहा कि हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, हमारे पास कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर इसमें से ज्यादा वसूल करना था, लाइक 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ तो रिकवर किया जाए, ठीक है। तो गोल तो ये था, बट एग्जैक्टली अचीव कर नहीं पा रहे हैं। It aims to maximize the value of the insolvent entity asset. Next is promote entrepreneurship. It reduces the burden of insolvency on the entrepreneurs and allowing them to exit unviable ventures and start new ones. क्योंकि इंडिया में माना भी जाता था कि बिजनेस स्टार्ट करना टफ टास्क है, लेकिन उससे भी ज्यादा टफ टास्क है वहां से एग्जिट करना। ये एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो इसने एग्जिट को भी इजी बनाने पर फोकस किया था, ताकि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जल्दी से खत्म की जाए और ये बिजनेस लॉस मेकिंग से एग्जिट कर पाए। नेक्स्ट इज बैलेंस इंटरेस्ट। इट बैलेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। ठीक है, बट सच्चाई ये है कि क्रेडिटर्स ने कितना 99% तक का हेयर कट लेना पड़ रहा है उनको। ठीक है, तो फिर बात तो की गई थी कि दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाए, लेकिन यहाँ पे बैंक को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाए हम, जैसा कि हमने इसमें एटलीस्ट एम्बिशन किया था। इसकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर देते हैं, तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये एक रेगुलेटरी बॉडी होगी फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज बनाई जाएंगी, एनसीएलटी फॉर कंपनीज एंड डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप। ठीक है, हमारे जो फॉर्म्स होते हैं कॉर्पोरेट्स वगैरह, उसकी कैटेगरीज हैं अलग अलग। तो कंपनीज अगर डिफॉल्ट करती हैं तो केस जाएगा एनसीएलटी में। अगर इंडिविजुअल फॉर्म्स या पार्टनरशिप फॉर्म डिफॉल्ट करते हैं तो वो केसेस जाएंगे डीआरटी में। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज बनाई गई एनसीएलटी। और अगर एनसीएलटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आपका केस चला जाएगा एनक्लैट में, दैट इज एपिलेट ट्रिब्यूनल में। ऑलराइट, उसी तरीके से डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में यहाँ पे दो जगह से केस आएंगे, एक आएंगे इंडिविजुअल फॉर्म से, दूसरे आएंगे पार्टनरशिप फॉर्म से। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते और डीआरटी के केस से, तो चले जाना एनक्लैट में। ठीक है, तो ये जो केसेस और अपनी टाइमलाइन से आगे जा रहे हैं, तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने कहा हम एनसीएलटी के एक्स्ट्रा बेंचेस और बनाएंगे। क्लियर। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात की गई, तो ये लाइसेंस प्रोफेशनल होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्लियर, ये होगी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात। तो इनिशिएशन इट कैन बी इनिशिएटेड बाय क्रेडिटर, यानी कि बैंक्स वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें फिर बाद में आगे चल के कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं, यानी कि अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो वहां पर सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट नहीं कर सकता, ऑपरेशनल क्रिएटर भी इनिशिएट कर सकता है। ऑपरेशनल क्रिएटर जैसे, यानी कि आप और हम, कि जब कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बन रही थी तो हमने एडवांस में फ्लैट बुक करा लिए थे, हमने 5 लाख 10 लाख रुपए देके एडवांस में फ्लैट बुक कर लिया था, तो हम भी क्रेडिटर हुए, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर हुए। तो अगर हमें अपने फ्लैट बना के हैंडओवर नहीं किया जाता है इन अ फिक्स टाइम, जो वो अश्योर करे 1 साल या 2 साल, तो फिर हम लोग भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं कि हमारा पैसा यहाँ फंस चुका है। ठीक है, और ये आदमी ना तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है और ना पैसे लौटा रहा है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी इनिशिएट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि बैंक्स वगैरह वो भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल क्रिएटर में वो भी आ जाएंगे जिन्होंने सीमेंट सप्लाई किया होगा इस फर्म को, जिन्होंने ब्लॉक सप्लाई किए होंगे। ठीक है, यानी कि इसकी डे टू डे फंक्शन को रन करने के लिए जो अ, उधार दिया होगा जिन्होंने सामान, वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर ही कहलाएंगे। कि तो ये कोर्ट ने अथॉरिटी दी थी बाद में एक्स्ट्रा। ठीक है, फाइनेंशियल के साथ साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी, और डेटर खुद चाहे तो वो इनिशिएट कर ही सकता है, ऐसे रिलायंस ने किया। मोरेटोरियम पीरियड, ए मोरेटोरियम इज डिक्लेयर्ड हॉल्टिंग ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डेटर। अगर यहाँ पे डेटर कहता है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इन चीजों को रिजॉल्व कर लूंगा खुद से, आप इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट मत करवाइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोरेटोरियम पीरियड दिया जा सकता है आपको, जो भी आप मांगे कि मैं इतने महीने में ये चीजें सॉल्व कर लूंगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये बनाई जाएगी रेजोल्यूशन प्लान डिसाइड करने के लिए। अब देखिए, बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे पूरा लोन किसी एक ही बैंक से नहीं आता है। ठीक है, मल्टीपल बैंक से आता है, कुछ एसबीआई ने दिया, कुछ पीएनबी ने दिया, कुछ किसी और ने दिया। तो उनकी एक कमिटी बनाई जाएगी सभी क्रेडिटर्स की, वो एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करेंगे। लेकिन जो भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा, सपोज कि 10 बैंकों ने मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट फंड किया था, तो इनमें से एटलीस्ट 66% को वोट करना चाहिए कि हाँ, हम इस रेजोल्यूशन प्लान से एक्सेप्ट हैं, तब भी वो प्लान एग्री माना जाएगा। क्लियर। रेजोल्यूशन प्लान ये प्रिपेयर किया जाएगा बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एंड अप्रूव्ड बाय सीओसी एंड एनसीएलटी। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव कर देती है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन प्लान डन है बाय 66% वोटिंग, एनसीएलटी अप्रूव कर लेता है, ओके ये प्लान डन है, तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड इज लिक्विडेशन। लिक्विडेशन इज लाइक कि अब कोई चारा ही नहीं बचा है, ठीक है। तो इफ a resolution plan is not approved within the specified period, company goes into liquidation and its assets are sold to pay off creditors, राइट। अब इसमें एक साइड इफेक्ट यही निकल के आया आईबीसी कोड का कि हम लोग चाह रहे थे कि ये रिजॉल्व किए जाएं, जो फंसा हुआ है प्रोजेक्ट उसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। बट देखा गया कि मोर देन 70% प्रोजेक्ट्स लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आउटराइट सेल हो रही है उनकी, ये रिजॉल्व जैसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस था ना, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन तो कम हो रहा है, लिक्विडेशन ज्यादा हो रहा है। इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट देख लेते हैं। तो फास्टर रेजोल्यूशन, आईबीसी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम टेकन टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी केसेस कंपेयर टू प्रीवियस मैकेनिज्म। इंक्रीज रिकवरी, क्रेडिटर्स हैव सीन हायर रिकवरीज थ्रू द आईबीसी प्रोसेस। अब मैं आपको जो रिलायंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, या एक और कंपनी है जहाँ पे बाप बेटे ने एक दूसरी कंपनी खरीद के बैंक को लॉस करवाया, ठीक है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हुआ और ये सब नतीजा था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। मैं 1,000 करोड़ का लोन लूं, 100 करोड़ एक रूलिंग पार्टी को फंडिंग दे दूं और अपना 900 करोड़ का जो लोन है उसको राइट ऑफ करवा लूं या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके वहां पे हेयर कट करवा दूं 99% की, ठीक है। ये सब होता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का। बट मेजोरिटी जो कंपनीज हैं वो सब गवर्नमेंट के इतनी क्लोज नहीं होती हैं, वहां पर रिकवरी इनको बेटर हुई है। Improved credit culture, encourage a more disciplined credit culture with both lenders and borrowers becoming more cautious. Challenges. First is delay in resolution despite the intended timelines 270 days की cases face delays due to legal challenges and procedural inefficiencies. Second is resource constraint है, there are shortage of insolvency professionals and tribunal capacity. इसी को encourage करने के लिए और ज्यादा NCLT बनाए जा रहे हैं इस बजट में। Litigation. High level of litigation and appeals have led to bottlenecks in the resolution process. NCLT के डिसीजन से अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं एनक्लैट में चला जाऊंगा, राइट। अपील पे अपील चलती रहती है। अमेंडमेंट्स एंड अपडेट। अब यहाँ पर जो एमएसएमईज हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो 21 में एक अमेंडमेंट किया गया कि चलिए आपके साथ इतना नेगोशिएशन टाइम और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की फीस ये सब नहीं करते हैं, आपको एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस दे दिया जाएगा। अगर आपको एग्री है तो तुरंत एग्री कर दीजिए, सारे रेजोल्यूशन फास्टर हो जाएंगे और कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये आया था प्री प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर एमएसएमई एक्सक्लूसिवली। Cross-border insolvency efforts are ongoing to introduce a framework for cross-border insolvency aligning with international standards. ये अभी तक हम नहीं कर पाए, इस पे वर्क चल रहा है, ठीक है, cross-border insolvency पे। So concluding, IBC represents a significant reform in India's financial and legal landscape, providing a robust mechanism for resolving insolvency and bankruptcy cases. Continuous updates and amendments aim to address challenges and improve the efficiency of process, fostering a healthier business environment. Alright, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि ये पहले से आपके दिमाग में रहे, एग्जाम हॉल में आपका टाइम सेव हो। अब इस बजट में एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये तो रिकग्नाइज किया कि एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हैं। थोड़े दिन पहले झूठ बोला थे कि हमने 8 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 न्यू स्कीम्स लाई गई है जॉब क्रिएशन को एनकरेज करने के लिए। इन 5 स्कीम्स का आउटले रखा गया है मोर देन 2 लाख करोड़ to generate jobs for the youth. This scheme will provide 1 month wage to all newly employed workers in all formal sector. अब फोकस ये कीजिएगा कि यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है इस स्कीम में, ठीक है। हम पांचों स्कीम देख रहे हैं। फर्स्ट स्कीम में फोकस है पूरा फॉर्मल सेक्टर पर। यहाँ पे आप जिनको जॉब पे रखते हो उनके फर्स्ट मंथ का जो वेज होगा वो सरकार देगी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके। 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट, प्रोवाइडेड कि आप उसको रजिस्टर करें ईपीएफओ पे और उसकी सैलरी 15,000 रुपए से अंदर हो, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ये भी सरकार देगी फॉर फर्स्ट 4 ईयर। देखिए सारी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सरकार इस पे कुछ तो कर रही है। 5 में से एक आध स्कीम भी अगर याद रह जाए तो दैट्स फाइन फॉर इनफ। थर्ड स्कीम इज इट विल कवर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे सभी सेक्टर्स में आपके पास जैसे अगर 20 या 40 वर्कर्स हैं तो आप और जो एडिशनल नए वर्कर्स को जॉब देते हो अगर, तो गवर्नमेंट विल रीइंबर्स एम्प्लॉयर अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 years टुवर्ड्स देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। यहाँ पे सरकार जो एम्प्लॉयर होगा यानी कि जो मालिक होगा उसको 3,000 रुपए पर मंथ देगी 2 साल तक, ताकि वो और नए वर्कर्स को जॉब पे रख सके।
नेक्स्ट इज स्किल किया जाएगा 20 लाख यूथ को ओवर ए 5 ईयर पीरियड एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा इन ए हब एंड स्पोक अरेंजमेंट विद आउटकम ओरिएंटेशन। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट है कि किसी एरिया में एक मेन सेंटर है ट्रेनिंग सेंटर, उसके आजू बाजू छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर और खोल दिए जाएं। जब यहाँ से कोई अच्छी स्किल सीख ले तो और बड़ी स्किल सीखने के लिए यहाँ जा सकता है। और ये जो बड़े सेंटर है ये वाला, ठीक है, ये मदद करेगा इन छोटे सेंटर्स को और इम्प्रूव करने में। दैट इज कॉल्ड हब एंड स्पोक मॉडल। Fifth scheme is 1 crore youth will get internship opportunities for 12 months in 500 top companies in the next 5 years। अगर आपको याद रखना ही है कोई सी स्कीम तो आप ये फिफ्थ वाली रखिए। ठीक है, ये एक तरीके से आपने देखा था, मैंने जब आपके साथ कांग्रेस मैनिफेस्टो भी एक बार शेयर किया था ग्रुप में, तो उसमें उन्होंने बात की थी कि हम अप्रेंटाइजशिप स्कीम लेकर आएंगे, तो वैसा ही कुछ गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आई है। वहां से सीखा हो चाहे कहीं से भी सीखा हो, बट एटलीस्ट लेकर आए, क्योंकि 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर 12 months इन टॉप 500 कंपनीज इन नेक्स्ट 5 years। And government will provide an internship allowance of 5,000 per month and one time assistance of 6,000 rupees। ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप जब आप करने जाते हैं ना किसी कंपनी पे, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए देगी। ठीक है, काम भी सिखाएगी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मिल जाता है, कंपनी को एक न्यू वर्कर मिल जाता है कम से कम सैलरी में। तो 10,000 कंपनी आपको देगी वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी आपको 5,000 रुपीज पर मंथ देगी इंटर्नशिप में, और वन टाइम असिस्टेंस भी देगी जब आप ज्वाइन करोगे 6,000 रुपीज का। तो प्लीज इस स्कीम को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमें जरूरत थी अप्रेंटाइसशिप की, यानी कि इंटर्नशिप वाली स्कीम की जरूरत थी हमें। ओके, तो ये स्कीम याद रखिएगा, बाकी की तो याद नहीं रहेंगी ऑब्वियसली। यहाँ पे कुछ कैंसर ड्रग्स हैं, इनको एग्जाम कर दिया गया कस्टम ड्यूटी पे, क्योंकि इनकी प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई होती थी। ठीक है, ये 3 ड्रग्स के नाम है, ऑब्वियसली याद रखने की जरूरत नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि हम लोग जब हेल्थ सेक्टर पे आंसर लिखेंगे तो हम उसमें मेंशन करेंगे दैट दिस ईयर्स बजट एग्जेम्प्टेड 3 कैंसर ड्रग्स फ्रॉम कस्टम ड्यूटी टू मेक दैम अफोर्डेबल फॉर द पेशेंट्स। कल हमने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की थी कि इनका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी कर दिए थे। तो यहाँ पर जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें कस्टम ड्यूटी एटलीस्ट थोड़ी सी रिड्यूस की गई है, ताकि रॉ मटेरियल सस्ता हो सके। द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ मिथाइलिन डाइफिनाइल डिसोसाइनेट विल बी रिड्यूस फ्रॉम 5% to 7%। पर अल्टीमेटली जब तक वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को थोड़ा सा रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक ये दिक्कत रहेगी। और टेक्सटाइल सेक्टर को हमने 2 दिन पहले डिस्कस भी किया था अच्छे से। मुद्रा लोन लिमिट रेज टू 20 lakhs। इसमें लिमिट हुआ करती थी 10 लाख रुपीज की मुद्रा में, अब बढ़ के हो गई है 20 लाख, यानी कि आपको छोटे छोटे जो एमएसएमई है उनको लोन अब 20 लाख तक का मिल पाएगा। इस स्कीम को पूरा स्टडी कर लेते हैं एक बार अच्छे से। इट वॉज लॉन्च इन 2015। ठीक है, एम क्या था, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड इट फैसिलिटेट एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ठीक है, क्योंकि अधिकतर हमारे जो एमएसएमई वो क्या करते हैं, सोनार लोगों के पास जाएंगे लोन लेने, ठीक है, या फिर इस तरह के इनफॉर्मल सेक्टर से लेते थे। तो यहाँ पर हम लोग चाहते थे कि आप इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लीजिए, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वो लेते हैं आपसे 2 से 3% मंथ इंटरेस्ट। साल का कितना हो गया, 24 से 36%, बहुत ज्यादा हो जाता है ये, राइट। तो कोशिश ये थी कि स्मॉल एमएसएमई को कहा जाए कि आप इंस्टीट्यूशनल से ही आपको अच्छी फंडिंग मिल जाएगी 10% 11% के इंटरेस्ट पर। ठीक है, डिपेंडिंग अलग अलग बैंक के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को एनकरेज करने पे यहाँ पे फोकस था फॉर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोन अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। अब देखिए यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट यानी छोटे एमएसएमई, और नॉन नॉन फार्म यानी कि आप उस फार्म सेक्टर के लिए नहीं ले रहे हो, आप किसी और चीज के लिए ले रहे हो। ठीक है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। थर्ड इज सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस इन एक्सपैंडिंग एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 3 कैटेगरीज रखी गई थी यहाँ पे, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु में 50,000 तक लोन मिलता है, किशोर में 5 लाख तक, एंड तरुण में 10 लाख तक। तो अब ये बढ़ के कितना हो गया, 20 लाख तक। ठीक है, और यही सारे ऑब्जेक्टिव अभी भी रहेंगे। ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा टू एंश्योर द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कैन अवेल द लोन विदाउट नीड ऑफ कोलेटरल। यानी कि अगर सपोज कोई छोटा सा बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास कोई जमीन नहीं है गिरवी रखने को, या खुद का घर भी नहीं है चलो गिरवी रखने को, तो फिर बिना कोलेटरल के यहाँ पे लोन ले सकते हो आप 20 लाख तक का। इंटरेस्ट रेट इट वेरी फ्रॉम लैंडर टू लैंडर, बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट जनरली कैप्ड लो टू फैसिलिटेट इजियर रीपेमेंट। एंड रीपेमेंट पीरियड क्या होगा, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 7 years, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन रीपेमेंट टर्म्स। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फर्स्ट इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे एमएसएमई करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं।
It encourages self-employment and help in growth of micro enterprise, significantly contributing to employment generation. विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि मुद्रा लोन में जैसा कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि मोर देन 70% लोन जो है वो विमेन एंटरप्राइजेस को दिए गए, बट सच्चाई ये ग्राउंड लेवल की कि अगर बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ तो अपनी वाइफ के नाम पर बिजनेस रजिस्टर कर देता हूँ कई बार। एक तो जैसे कुछ परचेज किया तो फीस कम लगती है, टैक्सेस कम लगते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो विमेन ओन एंटरप्राइजेस को देना आपको पेपर पर ठीक है, ठीक है, कहने के लिए ठीक है, बट रियल में बहुत कम ऐसे एंटरप्राइज होंगे विच आर रियली विमेन ओन्ड। ओके, बट ठीक है, आपको आंसर में लिखना है जो सरकार कह रही है तो लिखो, लिखना ही पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, loans are offered through various financial institutions including public sector banks, private sector banks, regional rural banks, small finance banks, non banking financial companies। मुद्रा कार्ड दिया जाएगा, ये एक तरह का क्रेडिट कार्ड होगा, इशू टू बोरोवर्स फॉर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड मेकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक। क्योंकि सपोज मैंने लोन तो ले लिया था, ठीक, लेकिन वर्किंग कैपिटल यानी कि मेरे डे टू डे खर्चे के लिए तो वहां पे क्रेडिट कार्ड की तरह दे दिया जाएगा मुझे, ताकि मैं बाद में मंथ एंड में उसको पे कर सकूं। अचीवमेंट क्या रही है? एज पर द लेटेस्ट अपडेट द स्कीम हैज सैंक्शन लोन्स टू मिलियंस ऑफ बेनिफिशियरीज विद सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लोन डिस्पर्स टू वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, राइट। तो ये हो गई मुद्रा लोन की बात। आगे चलते हैं। अब एग्रीकल्चर पे हमने काफी बातें की है। हमने क्या कहा है कि इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जनरेटर्स वगैरह ऑपरेट करना भी उतना ही महंगा हो रहा है। सीड्स के प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए। इस वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली जब आउटपुट हो रहा है तो फिर फार्मर क्या डिमांड करता है कि हमें एमएसपी बढ़ाइए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने से क्या हो रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी रिड्यूस होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने उल्टा किया, उसने क्या किया है कि फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी पे उल्टा डिक्रीज देखने को मिला है हमें। चलिए, अब वो तो ठीक है। यहाँ पे सरकार ने बात की है सेटिंग अप ए नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर फॉर श्रिम्प ब्रूड स्टॉक थ्रू नाबार्ड, ठीक है। तो श्रिम्प्स के लिए एक अलग से न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा देयर वाज अनदर मेजर अनाउंसमेंट विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एंड डिजिटल क्रॉप सर्वे ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन 400 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सब हम वहां कोट करेंगे जहां हमें टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना है फॉर एग्रीकल्चर। इन दोनों में फूड एंड फर्टिलाइजर में हमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला, 34% का इन एलोकेशन फॉर फर्टिलाइजर। तो दिस इज अ कंसर्न फॉर द फार्मर्स कि अगर आप इस तरीके से फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करोगे तो ये तो प्रॉफिट मार्जिन को और कम कर देगा किसान के लिए। मनरेगा में भी एलोकेशन कम रखा गया है देन लास्ट ईयर। इसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा 1000 करोड़ का सेटअप फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। थोड़ा सा वेंचर कैपिटल फंड के बारे में जान लेते हैं हम लोग। उससे पहले ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर में क्या अलाउ किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट, ये तो फरवरी में ही हो चुका था, इंडियन गवर्नमेंट अलाउड 100% ऑटोमेटिक एफडीआई इन सैटेलाइट एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट एंड यूजर ग्राउंड सेगमेंट, up to 74% in satellite manufacturing and operations and up to 49% in rockets and space, ठीक है। तो 100% ऑटोमेटिक, उसके अलावा 74% कुछ चीजों में और 49% कुछ चीजों में, ठीक है। ये एफडीआई के नॉर्म्स हो गए। वेंचर कैपिटल फंड के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ कुछ आपको वैसे ही फील होगा जैसा कि एंजल इन्वेस्टर्स का फंड होता था। Venture capital fund is a type of private equity fund that provides early stage high risk investment in startups and small to medium enterprise with strong growth potential. Venture capitalists manage these funds and aim to earn high returns on their investment through the growth and eventual exit of these companies. ये लोग आते हैं शुरू में, उनको लगता है कि ये जो स्टार्टअप आ रहा है इसमें पोटेंशियल है कुछ, ये लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली बस ये होता है कि क्योंकि स्टार्टअप है फेल भी हो सकता है, तो बात वही रहती है कि हाई रिस्क ले रहे हो तो फिर हाई रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करते हैं वो। अल्टीमेटली गोल वही होता है कि बाद में एग्जिट कर ही जाएंगे हम लोग तो, लेकिन अभी क्या है कि कोई चीज नई स्टार्ट हो रही है तो इसका पोटेंशियल है तो फिर इसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट इज, एक होता है लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, दूसरे होते हैं जनरल पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर्स आर लाइक कि बस मैंने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, मेरी और कोई जवाबदारी नहीं है, ना ही मैं आपके डे टू डे ऑपरेशंस में कोई इन्वॉल्वमेंट रखूंगा, ठीक है। मैंने से कैपिटल दे दिया, मेरा काम खत्म, मुझे उस हिसाब से रिटर्न मिल जाएंगे। जनरल पार्टनर्स, दीज आर फंड मैनेजर्स, ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड मैनेजिंग द पोर्टफोलियो। एग्जांपल देखिए आप ओनली आईएएस पीडब्ल्यू का, ठीक है, वो पार्टनर बन के आए, फंड तो लेकर आए, साथ में अपने मैनेजर्स भी लेकर आए कि वो प्लान करते हैं सब कुछ, ठीक है, हायरिंग से लेकर तो पूरी एक टीम तक, पूरा बैकवर्ड इंटरनेट जो उनका ऑनलाइन कनेक्टिविटी, वो सब चीजें वो लोग देखते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस
वो मेजर डिसीजन लेते हैं कि क्या कोर्स लॉन्च करना है, कितने का करना है। ठीक है, इसी बेसिस पर ये सब डीलिंग होती है। एंड मैनेजिंग दी पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो मैनेज काम भी यही करते हैं। तो एक हो गए जनरल पार्टनर, एक हो गए लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर ने बस अपना इन्वेस्ट कर दिया आपके में, जैसे अगर कोचिंग एक न्यू स्टार्ट होती है, उसने किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, मैं आपको 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ आपकी उसमें, ठीक है, 50% पार्टनरशिप मुझे दीजिए, लेकिन काम पूरा आप ही संभालेंगे 100%। मुझे तो सिर्फ जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 50% हर साल दे देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड पार्टनर एंड जनरल पार्टनर्स। इन्वेस्टमेंट स्टेज, तीन स्टेज पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होती है सीड स्टेज, एक अर्ली स्टेज, एक ग्रोथ स्टेज। सीड स्टेज इज इनिशियल कैपिटल टू हेल्प द स्टार्टअप डेवलप देयर आइडिया और प्रोडक्ट। अर्ली स्टेज, फंडिंग फॉर कंपनीज दैट हैव प्रोडक्ट एंड आर बिगनिंग टू जनरेट रेवेन्यूज। जैसे ओनली आईएएस ने 6 साल तक अपना नाम बनाया, उसके बाद पीडब्ल्यू के पास आया अपनी फंडिंग लेकर। ग्रोथ स्टेज, एडिशनल कैपिटल दे सकते हैं टू स्केल अप ऑपरेशन एंड एक्सपैंड मार्केट रीच। जब आपकी ऑलरेडी ग्रोथ होने लगी, तब कोई कंपनी आती है कि आपका जो नाम है वो सिर्फ अभी एक ही सिटी में, हम आपको एडिशनल फंडिंग देंगे, आप अपने ऑपरेशन स्केल अप कीजिए और दूसरी सिटीज में भी अपने सेंटर ओपन कीजिए। राइट, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ स्टेज। कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई रिस्क होता है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन इनोवेटिव ऑफन अनप्रूवन बिजनेस, जैसे कि स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, विद पोटेंशियल फॉर सब्सटेंशियल रिटर्न्स। Second is equity stake. Venture capitalists typically acquire an equity stake in the company, gaining influence over the strategic direction. क्योंकि यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पर जब मैंने आपकी शेयर्स वगैरह खरीदे, ठीक है, तो मैं एक इन्फ्लुएंस भी रखूंगा कि मैं आपको आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो उस पर। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं, जैसे अगर 51% किसी कंपनी में खरीद लेते हो तो फिर आप ही डिसाइड करते हो सब कुछ। Active involvement. Venture capitalists often provide a strategic advice, industry connection, and operational support to the company to help them grow. Okay, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी। एग्जिट स्ट्रेटेजी, अब वेंचर कैपिटलिस्ट शुरू में फंड लेकर आया था, अब सोचो अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है। सेकंड, कहाँ गया यार, एक मिनट। ओके, एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए उसके पास क्या है। फर्स्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, द कंपनी गोज पब्लिक अलाउइंग वेंचर कैपिटलिस्ट टू सेल देयर शेयर। अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट कल को पहले आया था 50% पैसा लेके कि उसने शेयर ले लिए थे, तो अब जो कंपनी है वो कहेगी कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ से निकलना चाहता है, तो हम 50% शेयर अब लिस्ट कर रहे हैं कि आइए अलग अलग लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी पब्लिक हो जाती है, इट अलाउ वेंचर कैपिटलिस्ट टू एग्जिट टू सेल देयर शेयर। Second is acquisition. The company is acquired by a larger firm providing return on investment. And third is secondary sale, that is venture capitalist खुद सेल कर देता है अपने खुद के शेयर्स किसी दूसरे इन्वेस्टर को। इम्पैक्ट ऑन स्टार्टअप्स, स्टार्टअप को फायदा ये होता है कि उनको कैपिटल एक्सेस मिल जाता है, जो कि शुरू में बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग, अगर एक नया आइडिया या प्रोजेक्ट लेकर मैं किसी बैंक के पास जाऊं तो वो नहीं देगा कि हम कैसे ट्रस्ट कर लें। ठीक है, लेकिन किसी ऐसे आदमी के पास जाता हूं जो उसी फील्ड में ऑलरेडी बड़े लेवल पे बैठा है, ठीक है, तो वो एक बार को ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ आपके आइडिया अच्छे हैं, आपकी कंपनी कल को ग्रो करेगी, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाती है यहाँ पे, स्टार्टअप बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क ऑफ। अब क्योंकि पीडब्ल्यू पहले से ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में था, पहले से उसने खुद भी कोशिश की थी पहले तो कि आईएएस फील्ड में वो आए, लेकिन वो खुद से नहीं आ पाया, तो उसने ओनली आईएएस को परचेज किया। और जो पूरा उसका एक नेटवर्क बना हुआ था टीम का बड़ी सी, वो पूरी टीम उसने लगा दी कि अब हमें आईएएस फील्ड में भी आना है। ठीक है, तो एक्सपर्ट गाइडेंस मिल गई, अदरवाइज अकेले ओनली आईएएस करने जाता तो वो नहीं कर पाता उतना। Second is increased valuation. Successful investment can significantly increase startup valuation, attracting further investment. अब जब कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो दूसरे शेयर होल्डर्स भी उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये कंपनी में बड़ी कंपनी ने पैसा लगाया तो चलो हम भी लगाते हैं, ये कंपनी ग्रो करेगी, कुछ तो पोटेंशियल देखा होगा ना इतनी बड़ी कंपनी ने। एग्जाम्पल प्रोमिनेंट वेंचर कैपिटलिस्ट, अब ये सारे आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे सिक्वेयर कैपिटल था, एसएल पार्टनर था, नेक्सस वेंचर पार्टनर था, इन सब ने इन्वेस्ट किया। किसी ने ओयो में इन्वेस्ट किया, किसी ने फ्लिपकार्ट में, किसी ने जोमेटो में। राइट, ऑल दीज आर वेंचर कैपिटलिस्ट। वो एक शो आता है ना इन्वेस्टमेंट वाला, 3-4 लोग बैठते हैं वहां पे। ठीक है, वो यही सब है कि लोग अपने आइडियाज लेके आते हैं और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें, अगर उनको पसंद आता है तो। यहाँ पर डिफेंस फंड तो डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन बीआरओ को दिया गया है काफी फंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। अब देखिए, अब डिफेंस में प्रॉब्लम क्या है। कैपिटल स्पेंडिंग यानी कि हम अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन करने में या नए हथियार खरीदने में पैसा खर्च करें, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आर्मी का काफी सारा बजट सैलरी और पेंशन में चला जाता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए आप कितना हाई है। ठीक है, और जबकि
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, काफी कम है, राइट। ऑलमोस्ट ये 5% कर रहा है तो ये 10% कर रहा है, यानी कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है आर्मी का उससे डबल तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए अग्निवीर जैसी स्कीम लाई गई ताकि सैलरी पेंशन का जो खर्चा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। कल हमने सीबीएम की बात की थी कि हमारे यहाँ एनवायरमेंटल नॉर्म्स थोड़े लैक्स हैं, तो यूरोप हमारे यहाँ से आने वाले प्रोडक्ट्स पर अलग से टैक्स लगाएगा। तो एमिशन टारगेट्स आर लाइकली टू सेट फॉर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री सून। तो हम लोग खुद ही अगर अपने नॉर्म्स इंप्रूव कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसी को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ बातें कही हैं, बट ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है। विमेन फ्रेंडली स्कीम्स की बातें की गई, समर्थी की जो सपोर्ट करेगा विमेन हॉस्टल्स बनाने में, स्वाधार गृह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट वी विल डेफिनेटली डू। आज हम लोग से वो इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं जो काम की है। रूरल अर्बन रूरल लैंड रिफॉर्म किए जाएंगे बाय सेंटर, लैंड रिकॉर्ड्स टू बी डिजिटाइज विद जीआईएस मैपिंग। ठीक है, हमारे यहाँ पर लैंड डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है, इस वजह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं और फिर डिस्प्यूट से बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हम करेंगे कभी सेपरेटली। न्यू लॉस लेकर आए हम लोग, और हमने कहा था कि पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होंगे तब तक जुडिशियल रिफॉर्म भी नहीं हो सकते, राइट। और पुलिस रिफॉर्म होने के लिए जरूरी है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसको और बेटर बनाया जाए, और उसके लिए जरूरी होता है फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। अगर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो बेटर इन्वेस्टिगेशन होगी, बेटर रिजल्ट निकल के आएंगे। उसी के लिए फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट दिया गया है यहाँ पर, ताकि न्यू क्रिमिनल लॉस अच्छे से इंप्लीमेंट किए जा सकें। सोशल सेक्टर में काफी सारी स्कीम्स हैं, लेकिन कुछ नया नहीं है, पुरानी स्कीम्स की एज इट इज हैं। कहीं पे एलोकेशन कम किया गया है, कहीं पे बढ़ाया गया है, जैसे मनरेगा उसमें एलोकेशन कम किया है। पोषण अभियान, इसमें एलोकेशन हल्का सा बढ़ाया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, क्रैच स्कीम लेकर आए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑलरेडी दिया जाता है, एल्डरली सिंगल वुमेन एंड डिसेबल्स को पेंशन दी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग एक एक करके बात करेंगे, सारी चीजें एक में नहीं हो सकती। जॉब क्रिएशन को लेकर यहाँ पे स्कीम की बात की गई है जो हमने ऊपर देखी थी। फर्स्ट स्कीम क्या थी, फर्स्ट मंथ के वेज दिए जाएंगे टू ऑल फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड इन ईपीएफओ प्रोवाइडेड कि उनकी सैलरी 15,000 तक हो। सेकंड, वेज सब्सिडी दी जाएगी फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर to be paid partly to the employer and partly to the employee. And third is for employers providing additional jobs, इनको reimburse किए जाएंगे 3,000 rupees per month in EPFO employer contribution 2 years. Additionally 1,000 industrial ITIs खोले जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, अपग्रेड किया जाएगा इनको। देन यहाँ पे 12 मंथ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप विद ए मंथली अलाउंस ऑफ 5,000 पर मंथ प्लस वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000। ये वाली स्कीम बस आप याद रखिएगा, ये आपको कोड करने में आंसर को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाएगी। नेपाल श्रीलंका सेचुरीज सिक्योर मोर फंड्स, तो ये हम लोग हमेशा अपने साथ की नेबरिंग कंट्रीज को देते ही हैं ये सब। ठीक है, कफ सिरप के सैंपल्स जो हैं वो फिर से फेल हुए हैं क्वालिटी टेस्ट में, सीडीएसयू करता है ये सब। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि फॉरेन में काफी सारी डेथ हुई है हमारी वजह से, जो सिरप्स हमारे यहाँ बन के जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रेजेंस देखी गई डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल की। ठीक है, यही सेम टॉक्सिन्स होता है विच इज फाउंड इन कफ सिरप लिंक टू डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन गैम्बिया, उज्बेकिस्तान एंड कैमरून, राइट। तो ये सब बातें हमने थ्रू आउट द ईयर की है। जस्ट अ सेकंड यार, समवन इज देयर, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन प्लीज, सॉरी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है ऑन द वैलिडिटी ऑफ सेंटर्स नोट फॉर जीएम मस्टर्ड। ठीक है, तो जीएम मस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा सा। एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया गया है, सेंटर ने जो डिसीजन लिया था 2022 में ऑन ग्रांटिंग कंडीशनल अप्रूवल फॉर एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड। It asks centers to formulate a national policy with regard to GM crop for research, cultivation, trade and commerce in industry. अब ये मैटर क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट आया है दोनों जज का, तो 3 जज बेंच को ये जाएगा। जीएसी वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और ये रेगुलेट करती है सब कुछ। ये जो जीएम वैरायटी बनाई गई थी मस्टर्ड की, उसका नाम था डीएमएच धरा।
ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। GM mustard, specifically DMH11 variety developed by Delhi University, is engineered to increase the yield and resistance to pest. ये दो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे कि हमें यील्ड बढ़ानी है और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करनी है। इसके की फीचर्स क्या थे डीएमएच के? तो जीएम मस्टर्ड एम्स टू प्रोवाइड हायर प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू ट्रेडिशनल मस्टर्ड वेराइटीज। सेकंड इज हर्बिसाइड टॉलरेंट थी, इट इज डिजाइन टू बी टॉलरेंट टू स्पेसिफिक हर्बिसाइड, मेकिंग वीड कंट्रोल मोर एफिशिएंट। रेगुलेटरी स्टेटस, अप्रूवल प्रोसेस देखते हैं पहले। जीएसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। The regulatory body for GM crop has reviewed and approved GM mustard for environmental release. इसने अप्रूव कर दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। उसने कहा है कि पहले आप एक नेशनल पॉलिसी बना लीजिए इस पर। सेकंड इज कंट्रोवर्सी एंड चैलेंजेस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम मस्टर्ड हैज फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप, farmers organization and some state government due to concerns about biosafety, impact on biodiversity and monopolization of seeds by biotech companies. देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है ना, मोनोपोलाइजेशन ऑफ सीड्स बाय बायोटेक कंपनीज, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्योंकि आप ऐसी सीड बनाओगे जो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज बना पाएंगी, तो फिर वो प्राइसेस भी उसी हिसाब से रखेंगी। वैसे ही हमारा एग्रीकल्चर वायबल नहीं है। और जो बायोसेफ्टी यानी कि इसके क्या इंपैक्ट होंगे हमारी बायोडाइवर्सिटी पे ओवरऑल, वो तो जब हम इसको रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट में और एक दो साल ग्रो करेंगे तभी पता चलेगा एग्जैक्टली। पोटेंशियल बेनिफिट, फर्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्शन। It can help India, which imports a significant amount of edible oil, to become more self-reliant. This will be one benefit. Second is pest resistance है, तो it will reduce the need for chemical pesticides, potentially lowering the production cost and environmental impact. Okay, so ये दो हमें इसके बेनिफिट हो सकते हैं। बट इसके अलावा कंसर्न्स जो हैं, पहला बायोसेफ्टी यानी कि पोटेंशियल रिस्क ह्यूमन हेल्थ पर, जब इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, वो एक मेजर कंसर्न है। जो कि ये पता है, ये तो ऐसी चीज है जो एक बार में पता भी नहीं चलेगी, ये 2 से 3 जनरेशन में जाके पता चलता है कि आपने जो फूड हैबिट्स डेवलप की थी, जो आपने कंज्यूम किया था, उसका क्या इंपैक्ट हुआ है आपके नेक्स्ट जनरेशन पर। बायोसेफ्टी इम्पैक्ट, पॉसिबल एडवर्स impact on non-GM mustard varieties and wild relatives. And third is economic impact, concerns about dominance of biotech companies over seed market and implication of small farmers. Right? तो ये पूरे आपको मैं रेडीमेड एक आंसर के फॉर्मेट में ही हर चीज दे रहा हूं, ताकि आप इसी तरीके से पढ़ेंगे अगले 18 मंथ्स तक, तो आपका परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल का आएगा इन योर मेंस। करंट स्टेटस क्या था? फील्ड ट्रायल एंड अप्रूवल, डेस्पाइट इनिशियल अप्रूवल, कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम मस्टर्ड is still a contentious issue and it has not yet been widely adopted, pending further regulatory potential and public acceptance. उसके अलावा अब कोर्ट ने दे दिया है स्प्लिट वर्डिक्ट। एक जज कह रहे हैं कि अलाउ कर दीजिए, दूसरे कह रहे हैं नहीं। तो अब ये 3 जज बेंच के पास जाएगा, अब देखते हैं कि वहां से क्या निकल के आता है। राइट। जयशंकर टू अटेंड आसियान एंड क्वाड मीटिंग दिस वीक। तो देखिए हमें आसियान और क्वाड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा बेसिक, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, बट इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इंडिया इनको किस तरीके से यूज कर सकता है, हाउ इंडिया कैन लेवरेज दीज टू बॉडीज। ठीक है, तो उस पर भी मैंने आपको नोट बना के दिए हुए हैं। ये है हमारा आसियान के बारे में। तो ये एक रीजनल ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल है, 1967 में बना था, टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी अमंग द आसियान मेंबर्स। ये उसके मेंबर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, म्यांमार का थोड़ा इशू चल रहा है, इसको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वहां पे भी जनता गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो कि मिलिट्री वाली है, और यहाँ पे ये लोग एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, कि म्यांमार को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इसका रोल बहुत कम है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, एनहांस कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कॉमन इंटरेस्ट। क्वाड की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड नोन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मोस्टली फोकस था चाइना पर, ठीक है, चाइना को रोकने के लिए। बट इंडिया ये कहता है कि नहीं, हमारे इसमें अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन हो एक दूसरे की कंट्रीज के साथ, ठीक है, ये सब भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे हम लोग साथ में काम कर सकें। ये हमारे गोल थे आपके साथ, ना कि सिर्फ चाइना को काउंटर करना। क्वाड इज स्ट्रेटेजिक फोरम ऑफ 4 कंट्रीज। इट वाज इनिशिएटेड इन 2007, उसके बाद डोरमेंट पड़ा रहा, 2017 में रिवाइव किया गया दोबारा से। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक रीजन, खासकर जापान के कंसर्न्स। ऑब्जेक्टिव इन्होंने क्या रखा है? टू प्रमोट ए फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि चाइना का जो 9 डैश लाइन है वो यही क्लेम करता है कि पूरा इंडो पैसिफिक मेरा ही है। राइट। नेक्स्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करेंगे, फोस्टर कॉपरेशन इन एरिया सच एज साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो देखिए, अब जब भी आपसे मेंस में आंसर लिखोगे तो पूरा फोकस चाइना पे मत रख देना या इंडो पैसिफिक ओशियन की सिक्योरिटी पे मत रख देना,
साइबर सिक्योरिटी पे भी कॉपरेट कर रहे हैं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी कॉपरेशन कर रहे हैं और डिजास्टर रिस्पांस पर भी कॉपरेशन कर रहे हैं, राइट। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा अपने आंसर में। सिर्फ चाइना चाइना अगर लिखते रहे तो फिर मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अब ये देखिए कि हम क्वाड को किस तरीके से लीवरेज कर सकते हैं और आसियान को किस तरीके से हम लीवरेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज एनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड कंडक्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। ये हम आसियान सॉरी क्वाड की मदद से कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, राइट। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं, जापान के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं। काउंटर टेररिज्म, कोलैबोरेट ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग, जैसे कि मुंबई अटैक जब हुए थे, जब यूएसए ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी 1 महीने पहले से कि ऐसे अटैक हो सकते हैं, उसने 40 सिम कार्ड्स के नंबर भी दिए थे और उनमें उन 40 में से ही निकले थे सारे सिम कार्ड नंबर जो इन 10 टेररिस्ट ने यूज किए थे। बट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हुई इसको रोकने में। काउंटर टेररिज्म रोकने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव टू एड्रेस द रीजनल एंड ग्लोबल थ्रेट। तो फर्स्ट तो हो गया सिक्योरिटी कॉपरेशन, ठीक है, क्वाड के साथ। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी सच एज 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक्सपैंड ट्रेड रिलेशन एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट बाय लिवरेजिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद द क्वाड। एंड थर्ड, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, जैसे रीजनल कनेक्टिविटी, वर्क ऑन जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक। आसियान को किस तरीके से लीवरेज कर सकते हैं? सेम सेम चीजें रहेंगी, सिर्फ इनिशिएटिव्स अलग हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकता है, यस, ट्रेड एग्रीमेंट, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड नेगोशिएट न्यू वंस टू एनहांस मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। कनेक्टिविटी में आप लिख सकते हो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हमने बनाया है, म्यांमार के साथ कलादान प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अल्टीमेटली तो म्यांमार भी है तो आसियान का ही मेंबर ना, राइट। इसके बाद सवांग पोर्ट है हमारा इंडोनेशिया के साथ, हम उस पर काफी सारी सिक्योरिटी और ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, सॉफ्ट पावर एंड स्किल डेवलपमेंट। सो कल्चरल एक्सचेंजेस, टूरिज्म, जैसे कि आज इंडोनेशिया बहुत बड़ा, थाईलैंड पूरा बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है इंडियंस के लिए। एजुकेशन कोलैबोरेशन किए जा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट में कोलैबोरेट कर रहे हैं हम लोग, जैसे सिंगापुर ने हमारे यहाँ भोपाल में ही स्किल पार्क खोला है, ठीक है, स्किल पार्क सिंगापुर ने भोपाल में खोला है, तो इस पे हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग टू बेनिफिट द आसियान ग्रोइंग नेटवर्क वर्कफोर्स। रीजनल स्टेबिलिटी एंड कॉपरेशन में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, यूज डिप्लोमेटिक चैनल्स टू एड्रेस रीजनल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस, सिक्योरिटी थ्रेट। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन आसियान लेड, जैसे आसियान प्लस समिट होते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। टू इन्फ्लुएंस रीजनल पॉलिसीज एंड एडवोकेट फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। Okay, so ultimately, by strategically engaging with both Quad and ASEAN, India can enhance its security, economic growth, regional influence while contributing to stability and prosperity of Indo-Pacific region. ठीक है, अब इस तरह के नोट आपको हर टॉपिक पे तैयार करने चाहिए कि ब्रिक्स को हम लोग किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं अपने काम के लिए, राइट, या एससीओ को हम लोग किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए। तो ये सब आपको खुद ही सोचना है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मेन से मिलेंगे। तो ये चीज जब हम न्यूज़पेपर के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ या मेंस 450 के साथ जब थ्रू आउट द ईयर करेंगे अगले 18 मंथ्स तक, तो 2025 मेंस तक आप बहुत अच्छे से तैयार होगे। रेडीमेड नोट्स आर नॉट जस्ट गोइंग टू हैपन। कंटेंट देखिए, दो कैटेगरी के बच्चे, एक हैं जिन्होंने बहुत पढ़ा है, कंटेंट बहुत कुछ होता है, लेकिन वहां एग्जाम में फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ होते हैं इनके पास कंटेंट लिमिटेड होता है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस की है, इतनी चीजों को कनेक्ट करने की ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि वो कम कंटेंट में भी एक अच्छा आंसर लिख देते हैं। ठीक है, सो डोंट रश बिहाइंड कि मैं ये मटेरियल भी ले लूं वो भी ले लूं। जब तक आप अपने दिमाग में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक अच्छा आंसर डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है, जब तक आप ये डायमेंशंस पे नहीं सोच रहे हो कि अलग अलग डायमेंशंस की किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम, तब तक यूपीएससी नहीं निकलेगा यार। वो सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है यूपीएससी में। ये फालतू का आर्टिकल है, ठीक है, सांप के जहर को लेके था, यहाँ पे कुछ नहीं है। रिसर्चर्स फाउंड दैट टिंजापैरिन, ठीक है, ये एक ड्रग होती है जो ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए यूज होती है। फिर लोगों ने देखा कि यहाँ पे इट रिड्यूस द डैमेज टू ह्यूमन सेल्स कॉज्ड बाय स्पिटिंग कोबरा वेनोम, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे एग्जाम में काम आएगा हमें। हमास एंड फतेह साइन डेक्लेरेशन इन बीजिंग ऑन एंडिंग रिफ्ट एमिड गाजा वॉर। अब देखिए, ये जो इन्होंने डेक्लेरेशन किया है बीजिंग में, कि करवाया किसने? चाइना ने। अब मैं जो आपको पिछले कुछ टाइम से इंसिस्ट कर रहा हूँ कि चाइना का एक बार जरा रोल तो देखिए कि किस तरीके से वो जा रहा है आगे। पहले उसने ईरान एंड सऊदी अरेबिया में एक तरह से दोस्ती कराई थी कि इनके रिलेशन काफी खराब चल रहे थे, यानी कि एक मीडिएटर का काम किया, जो कि जनरली यूएसए करता था। एक टाइम था जब इसराइल और पैलेस्टीन में सारे एग्रीमेंट यूएसए में हुआ करते थे,
ठीक है। अब यहाँ पे आप जो वेस्ट बैंक देख रहे हो, यहाँ पे रूल करता है फतेह, ठीक है, दैट इज पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी। और ये करता है, सॉरी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, नॉट लिबरेशन, पैलेस्टीन अथॉरिटी। ये गाजा स्ट्रिप पे यहाँ पे रूल करता है हमास। हमास को तो आधी दुनिया ने मान रखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और हम गाजा को तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर भी दिया है इसराइल ने। दूसरा वेस्ट बैंक में रूल करता है फतेह। अब इन दोनों का गोल तो सेम है कि हमें पैलेस्टीन को लिबरेट कराना है। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ यासिर अराफात इन 2004, इन दोनों ग्रुप्स में ये विद इन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फैक्शन डेवलप हो गए। एक बन गया हमास, एक बन गया फतेह। तो फतेह ने ये कहा था कि चलिए इसराइल को एक बार को रिकग्नाइज कर भी लें ताकि ये लड़ाई तो खत्म हो। बट हमास ने कहा बिल्कुल इसराइल के रिकग्निशन की बात नहीं होगी। और 2007 में ये इलेक्शन जीत भी गया इस साइड के, गाजा स्ट्रिप के, और उसी की कीमत आज गाजा स्ट्रिप ने चुकाई है। ठीक है, वेस्ट बैंक पे फतेह रूल कर रहा है इन द नेम ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। इन दोनों के बीच में कि आप लोग, जब गोल कॉमन है दोनों का, लिबरेट करना है, आपके देश बनाना है पैलेस्टीन, तो फिर गोल कॉमन है, तो फिर लड़ाई किस बात की। अब ये मीडिएशन किसने कराया? अगेन चाइना ने। ठीक है, तो चाइना का आप ये देखिए कि चाइना को हमेशा माना जाता था एक रग स्टेट जो सिर्फ दूसरों को परेशान करता है, साउथ चाइना सी में परेशान करता है, इंडियन बॉर्डर्स पे परेशान करता है। एक टाइम पे रशिया के साथ भी डिस्प्यूट चलता था इसका ऊपर नॉर्दर्न साइड में, लेकिन अब वो भी उसने सॉल्व कर लिया है। तो चाइना इज बिकमिंग ए ग्लोबल मीडिएटर। एक तो पहली बात तो कि इसकी इकोनॉमिक पावर इतनी है कि कंट्रीज इसको ज्यादा ना कह नहीं सकती। दूसरा कि मिलिट्रीली भी अभी अच्छा खासा पावरफुल है, तो यूएसए से वो दबता भी नहीं है। तीसरा, अब इसको डिप्लोमेटिक पावर देखिए आप इसकी। ठीक है, एक टाइम था जब इंडिया की इमेज ऐसी थी इन अर्ली 1950s ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेहरू, जब नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की वॉर चल रही थी। चाइना का पूरा सपोर्ट था नॉर्थ कोरिया को, साउथ कोरिया को सपोर्ट था यूएसए एंड जापान जैसे देशों का। तो इंडिया की एक टाइम थी कि मीडिएशन के लिए चुनना है तो इसको चुनते हैं। अभी यूक्रेन वॉर भी जब चलती है तो लोग यही कहते हैं कि अगर कोई मीडिएशन कर सकता है न्यूट्रल रहकर, तो एक ही न्यूट्रल कंट्री दिखाई देती है वर्ल्ड में, वो है इंडिया। राइट, तो डिप्लोमेटिक पावर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे जब इसने ईरान सऊदी अरेबिया में ये एक तरीके से वापस से इनको करीब लाया था, इन लोगों ने एक दूसरे के देश में एम्बेसी खोलने की बात की, तब माना गया कि चाइना अब सिर्फ इकोनॉमिकली या मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिकली भी पावरफुल हो रहा है। और उसी का सेकंड एग्जांपल है ये हमास एंड फतेह का रैप्रोचमेंट। और इसके अलावा 14 अदर पैलेस्टीनियन फैक्शंस एग्री इन द डिक्लेरेशन टू एंड डिवीजन एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। They have committed to creation of Palestinian state on land Israel captured in 1967 war. ठीक है, Palestinian factions Hamas and Fatah signed a declaration in Beijing on ending year-long rift towards resolving a deep divide. Beijing Declaration बोला गया है इसको, ending division, strengthening Palestinian unity, pledging to form a unity government for the Palestinian territories. राइट, तो ये देखिए चाइना का ग्रोइंग रोल, चाइनाज ग्रोइंग रोल इन वेस्ट एशियन डिप्लोमेसी विद सक्सेस इन द रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान एज वेल। ठीक है, इन लोगों ने कमिट किया है टू क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन लैंड इजराइल कैप्चर्ड इन 1967 वॉर विद इट्स अरब नेबर्स। राइट, तो यहाँ पे चाइना की डिप्लोमेटिक पावर पे फोकस करने की बात हुई थी। आसियान की मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे म्यांमार इशू, साउथ चाइना इशू एंड सो ऑन। यहाँ पर एक और चीज है, ईयू मॉनिटर ने क्या कहा है, 20 जुलाई इज हॉटेस्ट डे एवर रिकॉर्डेड ग्लोबली। ये सारे पॉइंट्स, ये डेटा, ये आपके आंसर को एनरिच करने में मदद करेंगे आपकी। ओलंपिक्स में क्या होता है कि अगर किसी कंट्री को बैन कर दिया, जैसे रशिया और बेलारूस को बैन है, तो ऐसा नहीं है कि इनके एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बट दे विल पार्टिसिपेट अंडर न्यूट्रल फ्लैग। यानी कि जो ओलंपिक एसोसिएशन के फ्लैग हैं उनके अंडर पार्टिसिपेट करके देश का फ्लैग यूज नहीं कर सकते। लेकिन यही कॉल जब दिया गया इसराइल के लिए, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मान नहीं रही है। इसराइल ने भी तो गाजा पे वही सब किया ना। अगर रशिया बैन हो सकता है, बेलारूस बैन हो सकता है, तो फिर इसराइल क्यों नहीं। 40 मिलियन हैड HIV लास्ट ईयर, 1 डेथ एवरी मिनट। ठीक है, तो ये सब एक डेटा है बस कि करीब 4 करोड़ लोग मरते हैं HIV से हर साल। यूक्रेन सिटी में हाउस F-16, अब F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है यूएसए। ठीक है, अब जहां पे ये पार्क किए जाएंगे वहां के लोगों को डर है कि इससे रशिया और ज्यादा बम्बार्डमेंट करेगा उनकी सिटी पर। इनकी सिटी का नाम है स्टैरो कोस्टियंटियिनेव एयरफील्ड। ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है। रशिया हैज इंटेंसिफाइड इट्स बॉम्बिंग ऑफ यूक्रेनियन एयरबेस। रशिया चाइना पुश बैक आफ्टर यूएस आर्कटिक स्ट्रेटेजी फ्लैग मिलिट्री कॉपरेशन। और देखिए यहाँ पर जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आर्कटिक ओशन में आइस मेल्ट हो रही है। ठीक है, जो परमाफ्रॉस्ट थी वो थॉ होना शुरू हो रही है। उस वजह से क्या हो रहा है कि न्यू कनेक्टिविटी रूट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, न्यू रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना के पास है बेसाब दौलत, रशिया को चाहिए इन्वेस्टमेंट,
और वो लेकर आ रहा है चाइना। तो यूएस इससे थोड़ा सा वरी रहता है कि आप लोग सिर्फ कमर्शियल नहीं, आप लोग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स भी हैं आपके। तो रशिया एंड चाइना on Tuesday pushed back against the US warning over their increasing military and economic cooperation in the Arctic, where climate change is opening up greater competition. Reopening and modernizing several bases and airfields abandoned since end of Soviet era. पहले जो एयरफील्ड्स थी वहां पर और जो बेस थे उनको फिर से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो यूएसए का कंसर्न भी जेन्युइन है कि अगर सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट है तो फिर इन एयर बेस और इनको क्यों मॉडर्नाइज किया जा रहा है। चाइना हैज poured money into polar exploration and research. कमर्शियली तो वायबल है ही, एनर्जी एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, काफी सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व वहां पे मिल रहे हैं। रशिया एंड चाइना कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ अलास्का। अलास्का जो यूएसए का पार्ट है उसकी कोस्ट के अक्रॉस मिलिट्री एक्सरसाइज भी की दोनों ने। तो यूएसए का डर भी जायज है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इज रैपिडली वार्मिंग टेम्परेचर एंड थिनिंग आइस कवरेज। और हमने पढ़ा था कि ग्लोबली टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है उससे 4 टाइम्स तेजी से आर्कटिक का टेम्परेचर बढ़ रहा है। Newly viable oil, gas, and mineral deposit, as well as shipping routes in the area with complex web of competing territorial claims. Moscow is heavily promoting its northern sea route as an alternative cargo route for vessel traveling via Europe and Asia. ये हम लोगों ने भी बनाया है चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट। Increase in human activity will elevate the risk of accidents, miscalculations, and environmental degradation. बाकी की स्पोर्ट्स न्यूज है। रही बात इंडियन एक्सप्रेस की तो उसमें भी मोस्टली चीजें बजट से ही रिलेटेड है। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे सेपरेटली बहुत अच्छे से। हमने लास्ट ईयर भी किया था काफी अच्छे से, ठीक है, हम लोग इसको दोबारा कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड डू जॉइन द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बिकॉज दिस मीन्स 450 प्लस ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस, स्पेशली जो न्यूज़पेपर के साथ जो आपको एक्स्ट्रा नोट्स दिए जा रहे हैं ये सब आपको तैयार कर देंगे फॉर योर 2025 exam. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.